Today, we will explore everything about React compiler. Before we see anything, मैं एक चीज क्लियर कर दूं. React 19 is not React compiler. You can use React compiler in version 17 and 18 as well. As of now, React 19 and React compiler are shipped separately. अगर तुम Next.js यूज कर रहे हो तो तुम्हें Next.js में दोनों चीजें React और React कंपाइलर एक साथ देखने को मिलेगा. बट इफ यू आर ओनली यूजिंग React तो तुमको React कंपाइलर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ Babel प्लगइन. सो दिस प्रूव्स कि भाई React 19 और React कंपाइलर दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है. सो विद दैट सेड, first let's see what is React compiler. React compiler is a new build time tool that automatically optimizes your React app. It works with plain JavaScript and understands the rules of React, so you don't need to rewrite any code to use it. React compiler को यूज करने के लिए तुम्हें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है एंड इट वर्क्स विथ प्लेन जावास्क्रिप्ट. जो भी React का कोड तुम लिखते हो यूजिंग JSX एंड इफेक्ट्स, जब Babel तुम्हारे कोड को ट्रांसपाइल करता है उसी टाइम पे React कंपाइलर कम्स इनटू द पिक्चर. बिल्ड टाइम में ही React कंपाइलर तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है. सो जब तुम अपना कोड रन करते हो वो ऑलरेडी एक ऑप्टिमाइज्ड कोड होता है. वी विल सी कि किस तरह से React कंपाइलर तुम्हारे बिल्ड पाइपलाइन में फिट होता है. बट उससे पहले हम कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम इट ट्राइज टू सॉल्व. वेल, फ्रीक्वेंट री-रेंडरिंग. अब अगर तुम React पे काम कर रहे हो तो तुमको पता होगा कि भाई कंपोनेंट्स री-रेंडर होते हैं. जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं हमारा कंपोनेंट री-रेंडर होता है. कई बार जो री-रेंडर है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बट अगर हमारे पास फ्रीक्वेंट री-रेंडरिंग हो रही है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है उस री-रेंडरिंग की, तो कई बार मेरी एप्लीकेशन स्लो हो जाती है और फिर हमें मेमोइजेशन लगा के जो एक्स्ट्रा री-रेंडरिंग है उसको स्टॉप करना पड़ता है. तो जो React कंपाइलर है वो हमारे लिए री-रेंडरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. अब ये जो री-रेंडरिंग है ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती. ओके, री-रेंडरिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट React वे ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द डेटा. बट अगर तुमने कोई स्लो कोड अपने कंपोनेंट में लिख रखा है तो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो अब जाहिर सी बात है भाई, हर कोई ऑप्टिमाइज्ड कोड तो लिखता नहीं है, कई बार हमसे गलती हो जाती है. तो वहाँ पे React कंपाइलर थोड़ा सा हमारी हेल्प कर देता है. पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये फ्रीक्वेंट री-रेंडरिंग कब होती है, और अगर मुझे खुद से उस फ्रीक्वेंट री-रेंडरिंग को रोकना है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है. सो दिस इज माई React कोड. यहाँ पे एक कंपोनेंट है, वी हैव टू स्टेट वेरिएबल्स. एक फंक्शन है जो कि सिंपली स्कोर स्टेट को अपडेट कर रहा है. एक फंक्शन है ट्रैक इवेंट जो कि सिंपली कंसोल कर रहा है पेज विजिटेड. बटन के क्लिक पे आई एम कॉलिंग इंक्रीज स्कोर. और एक दूसरा कंपोनेंट है कार्ड जिसमें मैंने ट्रैक इवेंट को पास किया है. और इस कार्ड कंपोनेंट में मेरे पास एक बटन है जिसके क्लिक पे मैंने सिंपली ट्रैक इवेंट को कॉल कर लिया. दैट्स इट हियर. तो अभी अगर ब्राउजर में जाएंगे तो दिस इज द UI. यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन, स्कोर इंक्रीज हो रहा है. यू कैन क्लिक ऑन ट्रैक इवेंट, वेल कंसोल होगा. नाउ लेट्स डू अ रिफ्रेश, ओपन द कंसोल एंड लेट्स चेक द लॉग्स. ठीक है, देखो अभी मैं इंक्रीज स्कोर पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा कार्ड कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है. अभी अगर मैं कोड को इंस्पेक्ट करूँ तो यू विल सी कि मैं कार्ड कंपोनेंट में एक फंक्शन को पास कर रहा हूँ एज अ प्रॉप. मैं कोई डेटा नहीं भेज रहा हूँ. जो डेटा मैं अपडेट कर रहा हूँ वो इस ऐप कंपोनेंट में ही यूज हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो कार्ड कंपोनेंट अननेसेसरी री-रेंडर हो रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लम. अब इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? वेल, आइदर आई कैन री आर्किटेक्ट माई कंपोनेंट या फिर वी कैन यूज मेमोइजेशन इन React. लेट्स सी कि कितने तरह के मेमोइजेशन है React में. तो जो सबसे पहला मेमोइजेशन है वो है यूजिंग मैमो. मैमो इज अ HOC. इस मैमो का यूज करके हम कंपोनेंट्स को मेमोइज करते हैं. तो लेट्स मेमोइज कार्ड कंपोनेंट.
memoized card equal to memo and let's pass card. तो अब हम memoized card को यूज करेंगे. Let's save this, go in the browser, do a refresh, clear everything, increase the score. Well, इस memoization ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया. अगर मैं इस ट्रैक इवेंट को हटा देता हूँ, ओके, और फिर रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ, स्कोर को इंक्रीज करूंगा, तो यू विल सी कि अभी कार्ड कंपोनेंट री-रेंडर नहीं हो रहा है. अगर मैं नॉर्मल कार्ड यूज करूं, वेल तब री-रेंडरिंग होगी. सो यहां पे हम जब मैमो यूज कर रहे हैं, ओके, तब मेरा कार्ड अननेसेसरी री-रेंडर नहीं हो रहा है. बट जैसे ही मैं इस ट्रैक इवेंट को पास कर रहा हूं, मेरा मेमोआइजेशन ब्रेक हो जा रहा है. सी, अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही स्कोर चेंज होता है, रिएक्ट कॉल्स माई कंपोनेंट अगेन, एक नया इंस्टेंस बनता है इस ट्रैक इवेंट फंक्शन का. तो हर बार एक नया फंक्शन पास होता है, दैट्स वाई मेमोराइजेशन इज नॉट वर्किंग. तो अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज कॉल बैक. कॉन्स्ट ट्रैक इवेंट इक्वल टू यूज कॉल बैक. Let's pass this function as a callback and dependency array, empty dependency array. Let's do a refresh. Event को track करते हैं. Well, yes, that is working. Now you can see कि मेरा card component unnecessary re-render नहीं हो रहा है. Okay, so यहाँ पे हमने दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, दो तरह के मेमोराइजेशन देख लिए. एक तीसरे तरह का मेमोराइजेशन भी है. Let's do one thing. Let's pass this increase score also, okay, in this memoized card. तो मैंने ऑलरेडी एक प्रॉप नेम सेट कर रखा है, on increase score. Okay, so let's pass this. Okay, तो अभी मेरा मेमोराइजेशन ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अब ये जो इंक्रीज स्कोर है, इसका हर बार एक नया इंस्टेंस पास हो रहा है. तो अभी मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू शो थर्ड टाइप ऑफ मेमोराइजेशन जहां पे हम वैल्यू को मेमोराइज करते हैं. सो इनसाइड माई कार्ड आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन इज डेटा वैलिड, जो कि मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है. सी, और यू कैन नोटिस इन द कंसोल कि हर बार इनसाइड इज डेटा वैलिड फंक्शन कॉल हो रहा है. सी, हर बार. सो वी कैन मेमोराइज इट. कैसे? बाई यूजिंग यूज मेमो. All we can do is call use memo hook, pass a callback function and a empty dependency array, क्योंकि मैं अभी किसी prop पे dependent नहीं हूँ. I am using the data, but let's pass empty dependency array for now, क्योंकि मैं वैसे भी data pass नहीं कर रहा हूँ. और इस callback function से we have to return a value जो कि इस valid में assign हो जाएगी. तो let's return the result of the function call. Save this. Do a refresh, increase the score. Now see, अब मेरा फंक्शन बार बार कॉल नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे हमने तीन तरह के मेमोराइजेशन देखे, कंपोनेंट, फंक्शन एंड वैल्यू. तो जो फ्रीक्वेंट री-रेंडरिंग की प्रॉब्लम है रिएक्ट में, रिएक्ट कंपाइलर से पहले जो डेवलपर्स थे वो कुछ इस तरह से सॉल्व करते थे. ओके, अब दिस इज अ हेडेक फॉर दी न्यू डेवलपर्स. क्यों? क्योंकि उनको भाई अननेसेसरी री-रेंडर्स के बारे में भी समझना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को भी फिक्स करना पड़ेगा, रैदर देन कि वो बस कोर लॉजिक में फोकस करें. सो दैट्स वाई रिएक्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड रिएक्ट कंपाइलर कि भाई जो न्यू डेवलपर्स हैं, जो नए डेवलपर्स हैं, न्यू ऑन बोर्ड हो रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, दे डोंट वरी अबाउट एक्स्ट्रा थिंग्स. वो बस अपने इंपॉर्टेंट काम में फोकस कर सकें. सो लेट्स सी कैसे हम रिएक्ट कंपाइलर को सेटअप करें और रिएक्ट कंपाइलर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. बिफोर दैट, लेट्स सी व्हाट रिएक्ट कंपाइलर डज. इट ऑप्टिमाइजेस कंपोनेंट्स. ओके, इट ऑप्टिमाइजेस कंपोनेंट्स, फंक्शंस, एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस automatically for you. In short, React compiler optimizes your code. Okay, तुम हर जगह या मोस्ट ऑफ जगह देखोगे लोग बस मेमोराइजेशन की बात करते हैं कि रिएक्ट कंपाइलर मेमोराइजेस योर कोड. वेल यस, दैट्स वन जॉब. ओके, नॉट ऑल द जॉब दैट रिएक्ट कंपाइलर डज. रिएक्ट कंपाइलर तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज करता है,
ओके, अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहाँ पे ट्रेडिशनल मेमोराइजेशन फेल हो जाता है, बट रिएक्ट का जो कंपाइलर है वो उस मेमोराइजेशन को फिक्स कर देता है। सो रिएक्ट कंपाइलर मेमोराइजेशन से ज़्यादा काम करता है तुम्हारे लिए। ओके, मेमोराइजेशन इज़ अ वेरी स्मॉल टास्क फॉर रिएक्ट कंपाइलर। देखो, previously, okay, before React compiler, we were only memoizing big components, big computations, which were time taking. But now React compiler will memorize every small thing by default. Compiler will memorize more, and more memorization means faster load times. On faster Macs and iPhones, you might not notice it, okay? But on slightly slower devices, you will definitely see a performance boost. और अगर तुम्हें कहीं पर भी React कंपाइलर का फीचर नहीं चाहिए किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में, यू कैन टर्न इट ऑफ यूजिंग नो मेमो डायरेक्टिव। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो React कंपाइलर तुम्हारे कोड में हर उस चीज को मेमोराइज करेगा जो मेमोराइज की जा सकती है। अभी तक तुम बस हैवी कैलकुलेशन मेमोराइज करते थे, तो जो फ्यू मिली सेकेंड्स के परफॉर्मेंस गेन्स थे वो तुम मिस करते थे। तो अब तुम ऐसा सोचो कि छोटे छोटे मिली सेकेंड्स मिलके माइट बी 1 सेकेंड का तुम्हें तुम्हें लाइक परफॉर्मेंस गेन दे दे। ओके, सो तुम्हारा हर तरफ से ही फायदा है अगर तुम रिएक्ट कंपाइलर यूज करते हो। कैसे सेटअप करें? वेल, दो स्टेप हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर तुम रिएक्ट में हो तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट जेएस में सब कुछ तुमको मिल जाएगा, बट इन रिएक्ट यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क। रिएक्ट टीम बैबल टीम से अभी कम्युनिकेशन में है कि कैसे वो इस 2 स्टेप प्रोसेस को 1 स्टेप में कन्वर्ट कर दें। सो लेट्स सी क्या करना पड़ेगा। इफ यू आर इन वर्जन 19, ओके, इफ यू आर इन वर्जन 19, तो तुमको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ डेव डिपेंडेंसी, babel डैश plugin डैश react डैश compiler at the rate latest. Once you install this package, you have to modify your Vite config. Okay, Vite config में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा रिएक्ट कंपाइलर का। क्यों? क्योंकि सी रिएक्ट कंपाइलर तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज करता है। तो अगर रिएक्ट कंपाइलर से पहले किसी और प्लगइन ने तुम्हारे कोड को मॉडिफाई कर दिया, तो रिएक्ट कंपाइलर माइट बी अपने फुल पोटेंशियल में तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज ना कर पाए। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारे जो बिल्ड पाइपलाइन में प्लगइन्स हैं उसमें सबसे पहला प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर का रन हो। सो यू जस्ट हैव टू पास दिस ऑप्शन। ओके, लेट्स गो इन आवर वीट कॉन्फिग। और अगर अगेन तुम वीट नहीं यूज कर रहे हो, वेब पैक यूज कर रहे हो, तो दिस इज अ बैबल प्लगइन। ओके, तो यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ बैबल आरसी फाइल या बैबल कॉन्फिग फाइल, वहां पे तुम्हें इस प्लगइन को यूज करना पड़ेगा। सो आई ऑलरेडी हैव दिस कोड। Let me pass it as a option in my React function call. Now here I am using this plugin. और ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे हम कंपाइलर का ऑप्शन पास करते हैं। यहाँ से तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें बेसिकली इस कंपाइलर को किस वर्जन में यूज करना है, एंड क्या तुम ओवरऑल प्रोजेक्ट में कंपाइलर को ऑन करना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक फाइल्स में। तो विल सी कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे ही मैं इस कोड को सेव करूंगा, जो डेव सर्वर है वो रीस्टार्ट होगा, एंड नाउ आई हैव रिएक्ट कंपाइलर टर्न्ड ऑन। कैसे चेक करोगे? वेल, दो तरीके हैं। जो सबसे पहला है वो बहुत इजी है, जस्ट इंस्टॉल रिएक्ट डेव टूल्स और तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंपोनेंट्स। जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ पे तुम्हें ये इमोजी आइकन देखने को मिलेगा, स्टार। दैट मीन्स रिएक्ट कंपाइलर इज वर्किंग। सी, this component has been auto memoized by the React compiler. Let's go in our code and let's remove all the manual memoization. यहाँ से भी हम हटा देते हैं। We will directly use track event and we will use card. Okay, let's remove on increase score for now. Let's do a refresh. Let's open console, clear everything. Let's increase the score. See, मेरा कार्ड कंपोनेंट अननेसेसरी री-रेंडर नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज मेमोराइज्ड। मेरा कार्ड कंपोनेंट मेमोराइज्ड है। ट्रैक इवेंट भी कैश हो चुका है, क्योंकि सी
आई एम नॉट कैशिंग इट मैनुअली, रिएक्ट कंपाइलर मेरे लिए ये कर रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर लेट्स डू वन थिंग, इस इंक्रीज स्कोर को पास करता हूँ, और इंक्रीज स्कोर, इंक्रीज स्कोर। वेल इस केस में मेरा मेमोराइजेशन ब्रेक हो जाएगा, विल डिस्कस वाई ये ब्रेक हुआ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि ये जो इज डेटा वैलिड फंक्शन कॉल है ये भी मेमोराइज्ड है। सी, कार्ड कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, बट इज डेटा वैलिड फंक्शन बार बार कॉल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे तीनों तरह के मेमोराइजेशन काम कर रहे हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ रिएक्ट कंपाइलर। नेक्स्ट, तुम कैसे इसको 17 या 18 में यूज करो? वेल सी, बस एक स्टेप ऐड हो जाता है। यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस पैकेज npm install react compiler runtime at the rate latest. Just install this package and you have to set the target कि तुम किस वर्जन ऑफ रिएक्ट में हो। जो भी तुम्हारी वेट कॉन्फ़िग है या बैबल प्लगइन की कॉन्फ़िग है, ये जो सेकंड ऑप्शन है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, जस्ट पास टारगेट एंड योर वर्जन ऑफ रिएक्ट एज अ स्ट्रिंग, ओके, नॉट अ नंबर, एज अ स्ट्रिंग 17 और 18। you don't have to specify the sub major or minor, okay, just 17 or 18 as a string, okay, as a string is important। तो बस यही दो चीज़ें तुमको करनी है if you want to use react compiler in 17 or 18। now how to prepare your app for adding compiler? So if you are in a project जो कि काफ़ी बड़ा है और तुमको चेक करना है कि react compiler इसमें अच्छे से काम करेगा या नहीं, you have to run this command npx react compiler health check at the rate latest। let's run this, let me open my terminal, let's stop the server, let's run it। तो ये जो पैकेज है ना, ये तुम्हें बता देगा कि भाई तुम्हारे कोड बेस में क्या कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो कि ब्रोकन है, जो रिएक्ट कंपाइलर को सपोर्ट नहीं कर रही है। और अगर तुम्हारे कोड बेस में कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि तुमने अच्छे से नहीं लिखा, अच्छे से लिखने का मतलब जहाँ पे तुमने रूल्स ऑफ रिएक्ट को ब्रेक किया है, वेल वहाँ पे तुम्हें ये जो पैकेज है ये बता देगा। सी, फाउंड नो यूजेस ऑफ इनकम्पैटिबल लाइब्रेरीज, दैट मीन्स आई कैन use react compiler in this project। let's run this server again। okay, so this is how you set it up। now let's explore the compiler options, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ना कुछ कंपाइलर ऑप्शंस मिलते हैं जो तुम यूज कर सकते हो। सी, टारगेट पैनिक थ्रेशोल्ड, it controls how react compiler handles error during compilation। so you can just explore what are the options and based on your need you can use it। logger gating compilation mode, तो ये जो कंपाइलर ऑप्शन है इसमें बेसिकली दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट जो कि हमने देख लिया एंड कंपाइलेशन मोड। तो कंपाइलेशन मोड में तुम कंट्रोल कर सकते हो क्या, कि जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली हो या फिर मैनुअल हो। देखो कुछ ऑप्शन है, ओके, इन्फर, दिस इज अ डिफॉल्ट ऑप्शन, कंपाइलर अपने आप सब कुछ मेमोराइज करेगा। एनोटेशन, अगर तुम कंपाइलेशन मोड एनोटेशन सेट कर देते हो, दैट मीन्स कि तुम बताओगे कब किस कंपोनेंट को मेमोराइज करना है। कैसे बताओगे? यूजिंग दिस डायरेक्टिव यूज मेमो। तुमको बस इस यूज मेमो को अपने उस कंपोनेंट में ऐड कर देना है जहां पे तुम चाहते हो कि भाई मेमोराइजेशन हो। और अगर तुम्हें कहीं पे मेमोराइजेशन नहीं चाहिए, ये ऑप्शन तुम कभी भी यूज कर सकते हो, चाहे तुम कोई भी कंपाइलेशन मोड यूज करो। अगर तुम्हें कहीं पे कंपाइलर को बंद करना है, जस्ट यूज नो मेमो, दैट्स इट। अपने कंपोनेंट की पहली लाइन में जस्ट ऐड दिस डायरेक्टिव, सेव योर कोड, और अब रिएक्ट कंपाइलर इस कंपोनेंट में नहीं चलेगा। तो इस डायरेक्टिव को हम कार्ड कंपोनेंट में भी ऐड कर देते हैं। ओके, लेट्स गो इन द ब्राउजर, डू अ रिफ्रेश, एंड नाउ यू कैन सी कि मेरा जो मेमोराइजेशन है वो काम नहीं कर रहा है। तो तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल रहता है, ओके, कि तुम्हें कब कंपाइलर यूज करना है, कब यूज नहीं करना। सो लेट्स रिमूव दिस बिकॉज दिस इज नो ब्रेनर, यू कैन use it whenever you want to turn compiler off। okay, now how to check if react compiler is working or not? तो एक तरीका तुमको मैंने बता दिया, यूज react dev tools। एक दूसरा तरीका भी है,
जिससे तुम चेक कर सकते हो कि रिएक्ट कंपाइलर काम कर रहा है या नहीं। बट दूसरा तरीका देखने से पहले लेट्स सी हाउ रिएक्ट कंपाइलर डज ऑल द मैजिक। क्योंकि सी हमारे लिए ये समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्ट कंपाइलर काम कैसे करता है। क्या रिएक्ट कंपाइलर कंपोनेंट्स को खोज खोज के मेमो ऐड करता है, और क्या रिएक्ट कंपाइलर हमारे लिए फंक्शंस को यूज कॉल बैक में रैप करता है, या क्या रिएक्ट कंपाइलर जो वैल्यूज हैं उनको यूज मेमो में रैप करता है। क्या रिएक्ट कंपाइलर ऐसा कुछ करता है? द आंसर इज नो। ओके, रिएक्ट कंपाइलर ऐसा कुछ भी नहीं करता। अपने समझने के लिए तुम ये सोच सकते हो कि भाई हाँ, रिएक्ट कंपाइलर मेमोराइज करने के लिए सबको रैप कर देता है। दैट्स इट, ये एक ख्याली पुलाव है। रिएक्ट कंपाइलर ऐसा कुछ भी नहीं करता। रिएक्ट कंपाइलर इज अ कंपाइलर जो तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज करता है। लेट्स सी ये काम कैसे करता है। सो फॉर दैट आई हैव अ डायग्राम, दिस इज योर रिएक्ट कोड। ओके, ऐसा ही कोड तुम लिखते हो, राइट? कंपोनेंट बनाते हो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? रिएक्ट कंपाइलर इज अ बिल्ड टाइम टूल जो तुम्हारी बैबल की पाइपलाइन में सबसे पहले रन होता है। तो ये जो JSX वाला कोड है, ये बैबल एज अ इनपुट लेता है, पास कर देता है रिएक्ट कंपाइलर को। रिएक्ट कंपाइलर हर डेटा वेरिएबल को, हर स्टेट वेरिएबल को एक यूनिक नेम असाइन करता है। हर फंक्शन कॉल को, हर फंक्शन को एक यूनिक नेम असाइन करता है, एंड इट परफॉर्म्स मेमोराइजेशन बेस्ड ऑन ऑल द इंटेलिजेंस। ये कुछ वैसा ही है जैसा तुम प्योर जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को मेमोराइज करते हो, अपना खुद का लॉजिक लिखते हो, एक एरे बनाते हो, उसमें बेस्ड ऑन आईडी डेटा को प्रिजर्व करा के रखते हो। तो तुम ऐसा सोच लो कि रिएक्ट टीम मैनुअल मेमोराइजेशन करता है। कोई यूज कॉल बैक और यूज मेमो और मेमो नहीं यूज करता। प्लेन जावास्क्रिप्ट का यूज करके तुम्हारे पूरे कोड को वो ऑप्टिमाइज करता है। इसी वजह से इसी वजह से रिएक्ट कंपाइलर बियॉन्ड मेमोराइजेशन काम करता है। सो तुम्हारा रिएक्ट कोड एज अ इनपुट मिलता है रिएक्ट कंपाइलर बैबल प्लगइन को। यहाँ पे सारा ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, और जो भी आउटपुट है वो एज अ जावास्क्रिप्ट फाइल तुमको मिल जाता है। जब तुम उसको रन करते हो तो वहाँ पे फिर रिएक्ट कंपाइलर का जो रन टाइम है वो टेक ओवर कर लेता है। रिएक्ट कंपाइलर का रन टाइम क्या है? वेल, जब रिएक्ट कंपाइलर कोड को ऑप्टिमाइज करता है तो वो कुछ इनबिल्ट फंक्शन यूज करता है, जैसे कि सी। अब ये सी क्या है? ये तुम्हें रन टाइम में मिलेगा जब तुम अपने रिएक्ट कोड को रन करोगे। सो दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। रिएक्ट कंपाइलर बैबल प्लगइन में रहता है जब तुम बिल्ड जनरेट करते हो या तुम्हारा सर्वर हॉट रिलोड होता है। कंपाइलर एक ऑप्टिमाइज्ड कोड जनरेट करता है, और जब वो कोड रन होता है रिएक्ट रन टाइम उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि मैं इस कंपाइल्ड कोड को कैसे देख सकता हूँ। सो इन माई वीट कन्फिग मैंने मिनिफिकेशन को ऑफ कर रखा है। ओके, सो फॉर नाउ लेट मी रिमूव द ऑप्टिमाइजेशन। लेट्स स्टॉप द सर्वर, लेट्स रन द बिल्ड, npm run build. We will just analyze the current build without memoization. Let me see if I can find any class name. Let's find this console. So here is the card component code. Pretty much वैसा ही कोड है जैसा मेरे कंपोनेंट में है। यहाँ पे कोई भी ऑप्टिमाइजेशन का काम नहीं हुआ है। लेट्स ब्रिंग बैक आवर कंपाइलर एंड लेट्स रन द बिल्ड अगेन. Now you will see the magic. Let's open the generated file again and let's search for my card component. See, $2, $3, $0, हर वेरिएबल के लिए एक यूनिक नेम। तो यहाँ पे तुम्हारा कंपाइलर देखो काम कर रहा है। दिस इज द सेकेंड वे टू चेक इफ योर कंपाइलर इज वर्किंग और नॉट। तो रिएक्ट कंपाइलर तुम्हारे पूरे कोड को ही बदल देता है। ओके, this is a build time tool. So this is how React compiler works. Let me start this over. npm run dev. Let's see what's next. Does this mean we can skip learning or worrying about use memo, and use callback? Well, no.
नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज मोर देन बिफोर, क्योंकि अगर कहीं पर रिएक्ट कंपाइलर फेल हो गया, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए तुम्हें मेमोराइजेशन को मैन्युअली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सी, अगर कहीं पर भी मेमोराइजेशन काम नहीं करता, ओके, द बेस्ट वे टू डिबग एंड फिक्स दैट इशू इज इम्प्लीमेंट इट मैन्युअली। अब जब तुम्हें आता होगा तभी तो मैन्युअली करोगे, और तभी तो तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बग क्या है। कुछ टाइम पहले, ओके, कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले एक मूवी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस की, फास्ट एंड फ्यूरियस, ओके, आई डोंट रिमेंबर कि भाई वो कौन सा वर्जन नंबर था। आई अभी तो शायद 8 9 10 चल रहा है। तो एक जो मूवी मैंने देखी थी, उस पार्ट में एक इनको टास्क मिलता है कि इनको एक कार फाइंड आउट करनी है, और उस कार में इनको कुछ एसेट वगैरह मिलना था जो इनको एक्सट्रैक्ट करके वापस लेके आना था। जब उनको वो कार मिलती है तो वो कार पूरी डिसमेंटल होती है, खुली हुई होती है, दूसरे लोग चुरा ले गए होते हैं वो सामान। अब इनको पता ही नहीं होता कि भाई वो चुरा के क्या ले गए। पूरी टीम एकदम निराश, बट ये जो हीरो है डॉम, ये उनको बोलता है भाई पूरी कार को जोड़ो, जब कार जुड़ जाएगी हमको पता चल जाएगा ये कार से क्या गायब है। उन लोगों ने पूरी कार को फिर से जोड़ा और सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। उनने बोला कि भाई ये तो मस्त चल रही है, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। फिर इसी ने बोला, इसने या किसी ने बोला कोई गाना बजाओ। जब गाना बजाया उन्होंने, तो गाना बजा नहीं, पता चला मेमोरी कार्ड गायब है। तो उनको पता चला कि भाई वो लोग मेमोरी कार्ड चुरा के ले गए थे। सो इस एग्जाम्पल से तुम ये समझ सकते हो कि अगर तुम्हें मेमोराइजेशन को फिक्स करना है तो तुम्हें पूरा बैक ट्रैक करना पड़ेगा, खुद से मेमोराइज करो, और तब तुम्हें पता चलेगा कि इशू कहाँ पे है। मैं तुम्हें ये एक लाइव एग्जाम्पल से बताता हूँ कि तुम्हें क्यों पता होना चाहिए यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो और मेमो कैसे काम करता है। देखो, अभी मेरे पास रिएक्ट कंपाइलर ऑन है, ओके, तो सारी चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए। लेट्स गो इन द ब्राउजर, डू अ रिफ्रेश, क्लिक ऑन इंक्रीज स्कोर। वाई माई कार्ड component इज रीरेंडरिंग, ओके, वाई इट इज रीरेंडरिंग। अगर मैं ऑन इंक्रीज स्कोर को हटा दूं, फिर रिफ्रेश करूं, अब नहीं हो रहा रीरेंडर, ओके, बट जैसे ही मैं ऑन इंक्रीज स्कोर प्रॉप पास करता हूं, मेरा मेमोराइजेशन ब्रेक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब तुम्हें लगेगा कि रिएक्ट कंपाइलर काम नहीं कर रहा, बट यहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन काम कर रहा है, ओके। तो अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मुझे भाई मैनुअल मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टर्न ऑफ द रिएक्ट कंपाइलर। मैंने वाइट कॉन्फ़िग से ही बंद कर दिया, ओके, सो दैट एक चले ही ना। तो अब देखो, अब भाई मुझे पता है कि मुझे इस ट्रैक इवेंट को यूज कॉल बैक में रैप करना पड़ेगा। ट्रैक इवेंट यूज कॉल बैक, पास इट एज अ फंक्शन एंड एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे, और इस कार्ड को एज अ मेमोराइज्ड कार्ड मुझे यूज करना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी इनसाइड वाला बच गया है, तो चलो जल्दी से हम उसको भी मेमोराइज कर लेते हैं। यूज मेमो, लेट्स रिटर्न एज अ वैल्यू, डू अ रिफ्रेश। सो बाकी मेमोराइजेशन हो गए, अब बस एक कार्ड कंपोनेंट का बचता है। तो अब देखो, अब मुझे इंक्रीज स्कोर को भी मेमोराइज करना पड़ेगा। तो चलो भाई, कॉन्स्ट इंक्रीज स्कोर इक्वल टू यूज कॉल बैक, वी हैव टू रिमूव द फंक्शन, इसको मुझे बाहर लिखना पड़ेगा। लेट्स गो इन द ब्राउजर, डू अ रिफ्रेश, क्लिक ऑन इंक्रीज स्कोर। वेल, लेट्स सी इट अगेन, डिलीट एवरीथिंग, ठीक है। जब मैं क्लिक करूंगा, यू विल नोटिस कि 100 से 200 हो रहा है, और कोई भी कार्ड कंपोनेंट रेंडरिंग का लॉग नहीं आया। प्रॉब्लम फिक्स्ड। बट अगर मैं मल्टीपल टाइम क्लिक करता हूं तो अब ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अब इंक्रीज स्कोर फंक्शन हर बार नहीं क्रिएट हो रहा है, और इंक्रीज स्कोर फंक्शन स्कोर की इनिशियल वैल्यू को क्लोज ओवर किए है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ स्कोर, तो यू विल नोटिस कि मुझे यहाँ पे हर बार 200 ही दिख रहा है, ओके। सो दिस इज अ प्रॉब्लम।
अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मुझे स्कोर एज अ डिपेंडेंसी एरे पास करना पड़ेगा, बट अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेमोराइजेशन ब्रेक हो गया. तो हाउ कैन आई फिक्स दिस प्रॉब्लम? वेल, we have to use the function way to update the value. Previous, return previous plus 100. Now you will notice कि भाई स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा रीरेंडर नहीं हो रहा. तो अब मुझे पता है कि मैं पहले क्या गलती कर रहा था. ओके, तो इसीलिए मैंने कहा था रिएक्ट कंपाइलर इज वर्किंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. तो भाई कोड को अंडू करते हैं, सारा मेमोराइजेशन हटा देते हैं. ओके लेट्स, ओके यहाँ से भी हमने मेमोराइज्ड कार्ड को हटा दिया है और यहाँ से भी यूज मेमो को हटा देते हैं और कंपाइलर को वापस लाते हैं. रिफ्रेश करते हैं, कार्ड कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है. अब देखो, रिएक्ट कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि अगर वो इस इंक्रीज स्कोर को मेमोराइज कर लेगा तो फिर स्कोर हर बार अपडेट नहीं होगा. तो उसने एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया कि भाई लेट्स नॉट मेमोराइज इट. ओके, तो अब अगर तुम चाहते हो कि ये मेमोराइज हो तो तुमको इसको बदलना पड़ेगा. प्रीवियस प्लस 100. नाउ यू विल नोटिस स्कोर इंक्रीज हो रहा है, नो एक्स्ट्रा री रेंडरिंग. सो इफ यू वांट टू यूज रिएक्ट कंपाइलर, लर्न यूज कॉल बैक, यूज मेमो एंड मेमो फर्स्ट. बिकॉज अगर ऐसे इश्यूज आएंगे तुम्हें लगेगा कि ये रिएक्ट कंपाइलर का इशू है, बट नो, दिस इज योर इशू. Okay, so now you need to understand these things more than before. Okay, so now let me show you advanced use cases जहाँ पे traditional memoization fail हो जाता है but React compiler wins. Anonymous function, new objects and new arrays in props. Well, ये बहुत ही common example है. Traditional memoization में अगर तुम हर रेंडर में एक नया ऑब्जेक्ट या एक नया एरे पास करते हो तो मेमोराइजेशन काम नहीं करता. बट यहाँ पे वो सीन नहीं है. सी, नो एक्स्ट्रा री रेंडरिंग, दिस इज द मैजिक. और एनोनिमस फंक्शन के साथ भी ये काम करता है. ट्रेडिशनल मेमोराइजेशन में अगर तुम हर बार एक एरो फंक्शन भेजो, वेल मेमोराइजेशन ब्रेक्स. दैट्स नॉट द केस इन रिएक्ट कंपाइलर. दिस विल स्टिल वर्क. सी, score is increasing, no extra re-rendering. Next use case, nested hard coded object. Well, this is very fascinating. अभी तो मैंने बस एक array भेजा है, but you can pass nested objects A, B, C, D. Okay, पूरा nested है. Let's do a refresh. Data.map is not a function. Well, yes, क्योंकि मैं एक array expect कर रहा हूँ तो मैं इसे array में भेज देता हूँ. Let's do a refresh. No extra re-rendering. React is smart enough to detect कि भाई ये एक हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट है और ये चेंज नहीं होने वाला है. लेट्स मेमोराइज इट. ओके, सो दिस इज वेरी फैसिनेटिंग. नेक्स्ट एडवांस पैटर्न. वेल, दिस इज अमेजिंग एग्जाम्पल. Children prop pattern, and this is a challenge for you as well. Okay, you have to tell me कि भाई whatever code I am writing उसमें memoization काम करेगा या नहीं. तो फर्स्ट लेट्स टर्न ऑफ रिएक्ट कंपाइलर. नो यूज मेमो एंड नो यूज मेमो. कंपाइलर बंद हो गया भाई. अब मुझे करना क्या है? वेल, मुझे एक हेल्पर कंपोनेंट बनाना है. फंक्शन चिप, रिटर्न डिव, क्लास नेम चिप. आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक चिप क्लास बना रखी है, सो कुछ CSS लग जाएगी. दिस इज चिप और यहाँ पे कंसोल ऐड कर देता हूँ. कंसोल डॉट लॉग chip component is rendering. Now let's use this chip to see कि हाँ भाई ये UI पे दिख रहा है. Okay, this is chip. अब मुझे करना क्या है? इस चिप में मैं कोई प्रॉप नहीं भेज रहा हूँ. मैं इस चिप को एज अ चिल्ड्रन प्रॉप भेजूंगा इस मेमोराइज्ड कार्ड में. मेमोराइज्ड कार्ड ऑलरेडी मेमोराइज्ड है, मेमो में रैप कर रखा है और मैं कोई प्रॉप भी नहीं भेजूंगा. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी कोई भी प्रॉप नहीं भेजूंगा. आई विल जस्ट यूज दिस चिल्ड्रन प्रॉप. चलते हैं कार्ड में. लेट्स रिसीव द चिल्ड्रन. ओके, बट बिफोर दैट लेट मी क्लोज द console and let's add it here. Children. Save this, do a refresh.
दिस इज चिप. नाउ हियर इज द कोड. जो ऐप कंपोनेंट है इसमें स्कोर एक स्टेट है. बटन के क्लिक पे आई एम अपडेटिंग द स्कोर. एक मेमोराइज्ड कार्ड कंपोनेंट है. द क्वेश्चन एंड द चैलेंज फॉर यू, इफ आई इंक्रीज द स्कोर नाउ, व्हाट डू यू थिंक? क्या कार्ड कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा होगा या नहीं? क्योंकि मैंने इसको मेमोराइज कर रखा है भाई. ओके, और कोई प्रॉप भी नहीं भेज रहा हूं. लेट्स फाइंड आउट. लेट्स इंक्रीज द स्कोर. सो इट्स नॉट री-रेंडरिंग. वेल, आई मिस्ड वन थिंग. मैंने ये जो कंपाइलर ऑप्शन है ना, ये गलत पास कर दिया. ओके, दिस इज यूज नो मेमो. ओके, लेट मी करेक्ट इट. यूज नो मेमो. लेट्स ट्राई इट अगेन. वेल, माई मेमोराइजेशन इज ब्रोकन. ओके, यू कैन सी मैंने कोई प्रॉप भी नहीं पास किया, बट यहाँ पे मेमोराइजेशन ब्रेक हो गया. अब मेमोराइजेशन क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि सी, यहाँ पे ये जो मैंने तरीका अपनाया है चिल्ड्रन प्रॉप का, दिस इज अ शॉर्ट हैंड फॉर दिस. चिल्ड्रन इक्वल टू दिस. ओके, दिस is a shorthand for this, and this this chip is a shorthand for what? For this. For this. This is a shorthand for this, and this is a shorthand for this. तो हर री-रेंडर में यू आर सेंडिंग अ न्यू ब्रांड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मेमोराइजेशन काम नहीं करेगा अगर तुम इसको हटा दो. ट्रेडिशनल मेमोराइजेशन. ओके, और कार्ड कंपोनेंट में कंसोल करो. कंसोल डॉट लॉग चिल्ड्रन. डू अ रिफ्रेश. सी, अ ऑब्जेक्ट जो मैं तुमको बता रहा था राइट अभी, टाइप चिप वाला. सी, तो हर री-रेंडर में एक नया ऑब्जेक्ट जाएगा, मेमोराइजेशन काम नहीं करेगा. हाउ टू फिक्स इट? दैट्स अनदर चैलेंज. वेल, इट्स वेरी इजी. अब तुमको यूज करना पड़ेगा यूज मेमो. कॉन्स्ट chip content equal to use memo, pass a callback function, empty dependency array based on if you want to change it on some prop or state change or not, and यहाँ से तुमको return करना पड़ेगा chip like this. This will be an object, you will just pass it like this. Children, chip content. ठीक है, this is chip and your memorization is fixed. But if you are using React compiler, let's remove the directive. You don't have to worry about this. You can freely pass chip like this and your memorization will work. Okay, so these are advanced cases that will prove you कि भाई React compiler does things beyond, okay, beyond memorization. What we can derive from these? React compiler is more than memorization. Okay, now where it fails? Well, for nested arrays, nested objects, it will fail. So for example, I have a state जो कि एक array है. Let's do one thing. Let's create a object. Okay, for simplicity, const person set person equal to use state a empty object. This is a set person, और इस person को हम एज अ प्रॉप भेज देते हैं. और इंक्रीज स्कोर में ही लेट्स चेंज इट. तो मैं यहाँ पे ना नेस्टेड एरे कर देता हूँ लाइक दिस. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. सी, मेमोराइजेशन इज ब्रोकन. अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, मेमोराइजेशन इज वर्किंग. इसको वापस से ला दूँ, मेमोराइजेशन इज ब्रोकन. तो अब तुमको पता भी होना चाहिए भाई ये क्यों ब्रेक हो रहा है एंड हाउ टू फिक्स इट. ओके, नाउ इट्स अ चैलेंज फॉर यू. जस्ट फाइंड आउट हाउ टू फिक्स इट. दैट्स वेरी इजी. तो कंपाइलर तुम्हें हर जगह हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि चीज़ें चलती कैसी हैं. नाउ लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर काम नहीं करेगा. तो अगर
तुम कोई कोड रन करते हो ड्यूरिंग रेंडरिंग, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, दिस विल रन ड्यूरिंग रेंडरिंग, और जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आई एम यूजिंग इट। ओके, सी, इस वैल्यूड को मैंने यूज कर रखा है। बट इफ आई रिमूव दिस, ओके, मैं इस वैल्यू को यूज ना करूं, और हम एक काम करते हैं, कोई लोकल स्टेट अपडेट कर देते हैं। तो मेरे पास ये शो कॉड करके एक स्टेट है, ये जो हैंडल क्लिक है इसको मैं कॉल कर लेता हूँ ट्रैक इवेंट पे। ओके, लेट्स ऑल्सो चेंज द लेबल update chords. Let's see what happens. Let's delete everything, do a refresh, again delete everything. Let's click on update chords. Inside is data valid function. Well, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ओके, यहाँ पे तो रिएक्ट कंपाइलर को मेमोराइज कर लेना चाहिए था। वेल, जैसा कि मैंने तुमको बोला, रिएक्ट कंपाइलर इज नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, इट्स अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। उसको पता है भाई कंपाइल टाइम पे ही कि तुम इस वैल्यू को यूज ही नहीं कर रहे हो, तो इट विल नॉट मेमोराइज द रिजल्ट। बट जैसे ही तुम इसको यूज करोगे, मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग इज वैलिड, सो मेमोराइजेशन विल वर्क नाउ। सी, इनसाइड वाला लॉग नहीं आ रहा। मेक श्योर कि तुम ड्यूरिंग रेंडरिंग कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हो, यू आर यूजिंग द वैल्यू, अदरवाइज मेमोराइजेशन विल नॉट वर्क। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग केस। तो अब अगर तुमको ये नहीं पता तो यू विल not be able to use React compiler at its full potential. Now, few things जिनके बारे में तुमको पता होना चाहिए. What about your existing code जिसमें तुमने खुद से मैनुअल मेमोराइजेशन किया है, क्या तुम्हें वो हटा देना चाहिए? वेल नो, जस्ट कीप इट। तुम React कंपाइलर को अपने करंट मेमोराइज्ड कोड के साथ यूज कर सकते हो। जो नया कोड लिखो उसमें मत लगाओ मेमोराइजेशन। Can React compiler affect initial load? Well, no, not at all. In some cases, few milliseconds, okay, 2 or 3 milliseconds, React compiler will not affect your initial load significantly, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्ड टाइम में ही हो जाती हैं, और रन टाइम में React compiler will not affect the initial load time. कुछ चीज़ें जिनके बारे में तुम्हें और कॉशियस होना है, लाइब्रेरीज विच ब्रेक रूल्स। तुम कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो जो कि रिएक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, वहां पे मेमोराइजेशन काम नहीं करेगा, रिएक्ट कंपाइलर विल नॉट वर्क। यू शुड नो हाउ मेमोराइजेशन वर्क्स सो दैट तुम फिक्स कर सको जब कोई इशू आए। नो सपोर्ट टू क्लास कंपोनेंट्स, रिएक्ट कंपाइलर विल नॉट वर्क फुल्ली विथ क्लास कंपोनेंट्स। ओके, so it's another reason to move out from class components. Is it production ready? Well, absolutely. जो Instagram app है that is using React compiler. You can definitely use React compiler from today. How to take most out of React compiler? Well, write React, not JavaScript. It means you should follow rules of React, rules of hooks. अगर ये दोनों नहीं करने, तुम्हें अपनी लाइफ और इजी बनानी है, तो रिएक्ट टीम ने एक ESLint प्लगइन रिलीज किया है, ओके, विच थ्रोज वार्निंग व्हेन यू ब्रेक एनी रूल और वेयर रिएक्ट कंपाइलर वॉन्ट वर्क। सो एक कंपोनेंट में माइट भी रिएक्ट कंपाइलर काम ना करे, बट इन अदर कंपोनेंट्स इट विल वर्क। ये जो ESLint प्लगइन है, दिस इज द लिंक, आई विल शेयर इट विथ यू, यू कैन चेक दिस आउट. This ESLint rule will identify violations of rules of React, shows which components can't be optimized, provide helpful error messages for fixing issues. तो अब एक अननोन बचता है, what is rules of React. Okay, so इसको हम next cover करेंगे in few minutes.